दिसपुर नाम के गांव में काजल नाम की लड़की रहा करती थी। वो एकदम काली कलूटी थी। उसके कालेपन के वजह से कोई उससे शादी नहीं करते थे। काजल के माँ बाप उस बात से परेशान रहते थे। बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता पक्का हुआ, पर दूल्हा शादी के दिन ही भाग गया। काजल गुस्से में आकर दर्पण के सामने खड़ी हुई। ये कैसा जन्म तूने लिया? सभी मुझे करमजली बोलते हैं। पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? तू अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बन गई है। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। उतना कहकर वो उस दर्पण को तोड़ दिया और उस दर्पण के कई टुकड़े हो गए। दर्पण के टुकड़ों में से एक टुकड़ा काजल से बात करने लगा। काजल बेटी, परसों से मैं तुम्हें देखता आ रहा हूँ। तुम दिल की बहुत अच्छी हो, लेकिन आजकल दुनिया बदल गई है बेटी। अंदर की सुंदरता कोई नहीं देखते। तुम फिक्र मत करो, मुझे अपने पास हमेशा रखो। मुझे अपने हाथ में लेकर सर से लेकर पांव तक 3 बार ऊपर से नीचे तक घुमाओ। तुरंत तुम गोरी चिट्टी और सुंदर बन जाओगी। पर एक बात ध्यान रखना, ये बात तुम्हारे माँ बाप के सिवाय अगर किसी और को पता चला तो उसी दिन मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा और मेरी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरी ये शक्ति सूर्य उदय से शुरू होकर रात 12 बजे तक ही रहेगी। रात के 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक तुम अपनी असली रूप में रहोगी। वो 5 घंटे तुम्हारे लिए इम्तिहान का वक्त होगा। काजल बिना देर किए दर्पण के उस टुकड़े को हाथ में लेकर 3 बार सर से लेकर पांव तक घुमाए तो तुरंत उसका रूप बदल गया। वो खुद अपने उस चेहरे को देखकर मोहित हो गई। वो परी लगने लगी। बाद में ये बात उसने अपने माता पिता को बताई। वो दोनों भी खुश हुए और वो रातों रात घर द्वार सब छोड़कर वहां से निकल गए। दूसरे गांव में जाकर घर बसाए। कुछ ही दिनों में एक बड़े घराने में काजल की धूमधाम से शादी हो गई। शादी होने के कुछ ही दिनों में काजल ने अपने अच्छे बर्ताव की वजह से ससुराल में सबका दिल जीत लिया। काजल का पति पवन पूरी तरह से काजल का दीवाना था। रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती थी और रात के 12 बजे से पहले सारे घर वालों के साथ पति को भी सुला देती थी। वैसे कुछ महीने बीत गए, पर काजल का राज बन के ही रहा। रोज सुबह उठकर वो उस दर्पण के टुकड़े को सीने से लगाकर दर्पण जी धन्यवाद कहती थी। एक बार उसके ससुराल में बहुत सारे मेहमान आए। मेहमान नवाजी काजल ही कर रही थी। काम करते करते वो थक जाती थी। एक दिन घर का काम ज्यादा होने के कारण वो गहरी नींद में सो गई और सुबह उठ नहीं पाई। पवन की नींद खुली तो वो काजल के तरफ देखा तो डर के मारे चिल्लाते हुए भागा। अरे बाप रे, भूत भूत! काजल तुम कहाँ हो? काजल काजल कहकर जब वो चिल्लाने लगा तो काजल की आंख खुली। वो भागते हुए आकर पवन से, ओ जी, आप क्यों चिल्ला रहे? मैं कहीं नहीं गई, मैं आपके साथ ही हूँ। पवन उसको देखकर, कौन हो तुम? तुम मेरी काजल नहीं हो सकती। मेरी काजल तो अप्सरा जैसी दिखती है और तुम हो कि काली बंदर। बताओ मेरी काजल को तुमने क्या किया? काजल का असली रूप प्रकट होते ही दर्पण का टुकड़ा भी गायब हो गया। काजल अपनी माँ बाप को बुलाई और सबके सामने उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसने पहले ही अपने अच्छे स्वभाव से सबका दिल जीत लिया था। ससुराल वाले और पति पवन सभी उसकी गलती को हंसी हंसी में माफ कर दिए। भुलक्कड़पुर नाम के गांव में 100 साल पुराना एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के ऊपर सांची नाम का भूत रहा करती थी। गांव के लोग उसको भुक्कड़ भूत नाम से पुकारते थे। उस पेड़ के पास एक पुराना घर हुआ करता था। बरसों से वो घर खाली पड़ा था। मदन नाम का छोटा व्यापारी उस पुराने घर को कम दाम में खरीदा। घर खरीदने से पहले गांव के लोग उसे चेतावनी दिए, पर वो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। वो परिवार के साथ उस घर में आकर बसा। मदन नास्तिक था तो उसकी बीवी लक्ष्मी आस्तिक। रोज पूजा पाठ करती थी। सांची की नजर उस घर पर पड़ी। लक्ष्मी खाना बनाने लगी। खाने की खुशबू सांची तक जब गई
लक्ष्मी की गैर हाजिरी में वो तुरंत जाकर बनाया हुआ सारा खाना खा ली। रसोई घर में आकर लक्ष्मी देखा तो पूरा खाना खत्म हो चुका था। तब वो तुरंत जाकर अपने पति से, मदन, मैंने अभी अभी खाना बनाया और देखो तो पूरा खाना खत्म हो गया। क्या बकवास कर रही हो? बनाया हुआ खाना कैसे खत्म हो जाएगा? हम में से किसी ने तो अभी तक नहीं खाए। गया कहाँ से? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। हमें पहले ही गांव वाले बोले थे कि ये घर मत खरीदो, यहाँ उस सामने के पेड़ में भूत है। मुझे लगता है कि वही आकर खा गई। बकवास बंद करो। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। गांव वाले तो सटिया गए और तुम भी उनकी बातों में आ गई। मुझे लगता है तुमने खाना बनाया ही नहीं है। गप्पे बंद करो और जाकर चुपचाप खाना बनाओ। लक्ष्मी जाकर फिर से खाना बनाई। खाना बनाकर बाहर आई कि नहीं, सांची आकर पूरा खाना खा गई। इस बार मदन को भी यकीन हो गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। सुबह शाम रात दोपहर जब भी खाना बनता था सांची आकर खा जाती थी। लक्ष्मी और मदन दोनों परेशान हो गए। मदन टूट गया। वो छोटा व्यापारी था, उसकी आमदनी भी कम थी। मदन, लक्ष्मी और उनके बच्चे सब भूखे सोने लगे। बच्चे भूख से छटपटाने लगे। तब मदन रोते हुए उस पेड़ के पास गया। माँ, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता, हमें बख्श दो। मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। तुम्हारी मौत की वजह यही भूख थी, जैसे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की मौत हुई थी। क्या तुम चाहते हो कि हमारी भी मौत वैसे ही हो? मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे मरते हुए मैं नहीं देख सकता माँ। उनसे पहले मैं ही मरूंगा। कहकर वो जोर जोर से अपना सर पेड़ पर पटकने लगा। उसकी बात सुनकर भूत की आंखों में आंसू आ गए और वो प्रकट हो गई। जाओ, मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। मैं ये पेड़ और वो घर दोनों छोड़कर जाऊंगी। भूख बहुत बड़ी चीज होती है। हो सके तो आगे जाकर जरूरतमंद लोगों की भूख मिटाओ। जाओ। इतना कहकर सांची वहां से गायब हो गई। मदन खुश होकर घर वापस लौटा। लक्ष्मी खाना बनाई। सब लोग साथ बैठकर खाना खाए। मदन अब नास्तिक से आस्तिक बन गया और जरूरतमंद लोगों की भूख मिटाने लगा।